हेलो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गॉन एंड ऑक्सीजन। वेल मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में होना चाहिए था, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ही देखा था। पर खैर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पूछा यहीं पे आंसर दे देते हैं। तो देखो बच्चों, आर्गॉन जो है आपका, आर्गॉन मोनो एटॉमिक है। आर्गॉन इज मोनो एटॉमिक गैस, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमें पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 3 होता है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ऐसे केस में अगर मैं इसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी की बात मैं करूं, इसका इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ही होगा, क्योंकि ट्रांसलेशनल है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही होगा, एंड दैट विल बी 3/2 kBT। मतलब आपका जो देखो इंटरनल एनर्जी कैसे दिया जाता है, जितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है उतना हाफ kBT। तो यहाँ पे 3 हाफ kBT आएगा, मतलब 3/2 kBT आएगा। ये हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कर चुके हैं, राइट। और ये याद रखना, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल का एवरेज इंटरनल एनर्जी आपका 3/2 kBT होगा। और दूसरा अगर हम देखें ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन डायटोमिक है, कुछ दिया नहीं है तो मान के चलेंगे कि रिजिड डायटोमिक है। और अगर रिजिड डायटोमिक गैस है तो रिजिड डायटोमिक गैस के लिए 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, और प्लस 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। ये हम देख चुके हैं लास्ट चैप्टर में, टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आपका इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल इसका 5/2 kBT हो जाएगा, 5/2 kBT पर मॉलिक्यूल। ये हो गया आपका इसका इंटरनल एनर्जी, एवरेज इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल का इतना इंटरनल एनर्जी होगा, 3/2 kBT फॉर आर्गॉन एंड 5/2 kBT फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A gas enclosed in a cylinder is expanded to double its initial volume at a constant pressure of 1 atmosphere. How much work is done in this process? Is this work done on the gas or by the gas? And how do you know this? पहले देखो, इन्होंने आंसर जूल में दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, आपका जो वॉल्यूम है उसका यूनिट हम लोग मीटर क्यूब ही ले लेंगे, क्योंकि आंसर जूल में दिया हुआ है तो उसका यूनिट मीटर क्यूब, मतलब ऐसा यूनिट ही होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कितना है आपका, 0.5 मीटर क्यूब है। इनिशियल वॉल्यूम को हम लोग V1 ले लेते हैं, उधर VI दिया हुआ है लेकिन हम लोग V1 ले लेते हैं, चलो। और उन्होंने क्या बोला है कि वॉल्यूम को डबल कर दिया गया है, सिलेंडर इज एक्सपैंडेड टू डबल इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो मतलब फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, इसका डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स V1 हो जाएगा, राइट। तो हाउ मच वर्क इज डन, तो इसमें मुझे एक बात बताओ, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 2 टाइम्स V1 मतलब 2 टाइम्स 0.5, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हो गया आपका V2। तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम 1 है, इनिशियल वॉल्यूम 0.5 है, तो 1 माइनस 0.5, 0.5 मीटर क्यूब हो जाएगा। इतना वॉल्यूम में चेंज आया है, डेल्टा V। ओके, पूछा गया क्या, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और वो प्रेशर का वैल्यू देके रखा हुआ है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू होता है 1.01 इंटू 10⁻, देखो 1.013 होता है वैसे तो, लेकिन आप 1.01 तक लोगे तो भी काम चल जाता है, इसमें कुछ गलत नहीं देगा आपको। 1.01 इंटू 10⁵, एक्चुअली 1.01325 इंटू 10⁵, ये 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू होता है पास्कल में। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 2 डिजिट तक तो भी चल जाएगा। 1.01 इंटू 10⁵, ये आपका आ गया पास्कल, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ये कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा गया है कि हाउ मच वर्क इज डन, तो पहले वर्क डन निकालो। अब देखो एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, P डेल्टा V होता है। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब आइसोबारिक प्रोसेस होगा, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V होता है। तो P जो है आपका 1.01 इंटू 10⁵ हुआ, और डेल्टा V का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो 0.5 हो जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 0.5 कितना हो जाएगा बताओ, 5.05 इंटू 10⁶, मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर दो आगे,
5 से मल्टीप्लाई करो 10⁶ हो जाएगा, नहीं 10⁶ नहीं होगा, 10⁴ होगा ना, हम लोग डेसिमल आगे कर रहे हैं ना, तो आगे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 इससे मल्टीप्लाई कर दो 10⁴ हो जाएगा, और फिर ये 5 इससे मल्टीप्लाई कर दो, अरे इन शॉर्ट इसको मल्टीप्लाई करके देख लो और क्या। तो ये आपका आ जाएगा वर्क डन। अब आपका वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि गैस इज एक्सपैंडिंग, गैस का एक्सपेंशन हुआ है, और एक्सपेंशन में ही वर्क डन पॉजिटिव होता है। और एक्सपेंशन कब होता है बताओ, जब गैस खुद वर्क करके एक्सपैंड हो। गैस पर अगर वर्क किया जा रहा है तो गैस कॉम्प्रेस होगा, गैस खुद वर्क कर रहा है मतलब एक्सपैंड होगा। तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इज दिस वर्क डन ऑन द गैस और बाय द गैस। सो द वर्क इज डन बाय द गैस, बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस, तो मतलब वर्क कौन कर रहा है, गैस वर्क कर रहा है। ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि भाई देखो आपका वर्क डन पॉजिटिव आया है और गैस जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। तो जब भी आपका वर्क डन पॉजिटिव आता है, गैस एक्सपैंड होता है और द वर्क इज डन बाय द गैस, गैस खुद वर्क करता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की तरफ। 104 kilojoule of work is done on a certain volume of a gas. Okay, if the gas release 125 kilojoule of heat, calculate the change in internal energy of the gas. 104 kilojoule of work is done on a certain volume of gas. देखो work is done on the gas, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, work is done on the gas, इसका मतलब यहाँ पे work is done ऑन द गैस। ऑन द गैस मतलब क्या हुआ है बताओ, वर्क डन जो है गैस के ऊपर हुआ है, तो सब मतलब साफ है यहाँ पे कि वर्क डन आपका नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रेशन हुआ है, कॉम्प्रेशन हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, वर्क डन का वैल्यू -104 किलोजूल लेना पड़ेगा। ठीक है, इफ द गैस रिलीज 125 किलोजूल ऑफ हीट। अब देखो गैस रिलीज कर रहा है, ये आपका गैस है, तो इसमें से हीट बाहर जा रहा है, तो जब सिस्टम से हीट बाहर जाता है तो वो हीट नेगेटिव हो जाता है, तो -125 किलो जूल हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन किलो जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किलो जूल में आपको कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से क्यू -125 है और ये -104 है, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस यहाँ पे है और वर्क डन भी नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -21 किलो जूल इज योर आंसर। -21 किलो जूल इतना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है। इन शॉर्ट इतना इंटरनल एनर्जी आपका कम हो गया है, नेगेटिव में चेंज आ रहा है ना, तो इंटरनल एनर्जी आपका कम हुआ है। और कम तो होगा ही, क्योंकि देखो जितना वर्क डन गैस पे किया जा रहा है उससे ज़्यादा तो वो हीट बाहर फेंक दे रहा है, तो हीट ज़्यादा बाहर फेंक रहा है और उसको वर्क डन करके हीट दिया कम जा रहा है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी ही, -21 किलो जूल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ सिस्टम रिलीजेस 130 किलो जूल ऑफ हीट। सिस्टम रिलीजेस मतलब हीट बाहर जा रहा है, तो हीट बाहर जा रहा है सिस्टम के, तो Q का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा -130 किलो जूल, इतना हीट सिस्टम से बाहर चला गया। While 109 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब कॉम्प्रेशन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम नहीं है, सिस्टम खुद वर्क करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, -109 किलो जूल ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम इसलिए नेगेटिव है। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू का वैल्यू -130 और डब्ल्यू का वैल्यू +109, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है आपका। 109 मतलब ये -21 किलो जूल इसका आंसर आ जाएगा, डेल्टा यू का वैल्यू। ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पे -21 किलो जूल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant external pressure of 1 atmosphere from a volume of 5 liters
In doing so, it absorbs 400 joule of thermal energy from its surrounding. Determine the change in internal energy of the system. इसका change in volume दिया नहीं है यार यहाँ पे. A gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant external pressure of 1 atmosphere from a volume of 5 liters. नहीं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बच्चों, एक सेकंड मुझे एक सेकंड लगेगा चेक करने में. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है ना? 5 जस्ट अ सेकंड 5. तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो. गैस कंटेनर सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपैंड्स अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटेंट. अच्छा, 5 लीटर्स टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स. क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. 5 लीटर्स टू 10 लीटर्स. इन डूइंग सो इट अब्सॉर्ब्स 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. बाकी सब सही है. तो देखो पहली चीज तो ये कि इसका इनिशियल कांस्टेंट प्रेशर है, ये ध्यान रखना. प्रेशर कांस्टेंट है आपका, तो पी कांस्टेंट होगा. पहली बात तो ये. दूसरा, इनिशियल वॉल्यूम इसका कितना है? 5 लीटर्स है. फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? 10 लीटर्स है. तो चेंज इन वॉल्यूम निकाल लो. चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1 हो जाएगा. राइट. V2 कितना है? 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5 लीटर. लेकिन लीटर में हमें वॉल्यूम नहीं रखना है, हमें वॉल्यूम किस में रखना है? मीटर क्यूब में रखना है. तो मीटर क्यूब क्योंकि ऐसा यूनिट है, तो मैं आपको कन्वर्जन फैक्टर बताता हूँ. 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है. इसे याद रखना, बिल्कुल याद रखना. तो इस तरह से डेल्टा वी का वैल्यू 5 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. चेंज इन वॉल्यूम आपका आ चुका है. इन डूइंग सो इट एब्जॉर्ब्स 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट. अब वो एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा. कितना होगा? 400 जूल होगा. डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. आपको इंटरनल एनर्जी चाहिए. तो यार साफ साफ दिख रहा है डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W होता है. Q तो हमारे पास है, W नहीं है. W किससे पता चलेगा? यहाँ पे W निकाल लो पहले. तो पहले तो हमें W निकालना पड़ेगा सोल्यूशन में. पहले W निकालो. W इज इक्वल टू क्या होगा? अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो हम जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन निकलता है P डेल्टा V से. P का वैल्यू दिया हुआ होना चाहिए. P का वैल्यू कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है. अच्छा, तो P का वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर लिखना भूल गए ना हम लोग, तो कल लिख देते हैं यहाँ पे. 1 एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? 1 ATM का मतलब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल. अभी देखा था हम लोगों ने. तो ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5.05 इंटू 10⁻² जूल और 505 जूल. इतना ही होगा ना? तो वर्क डन मिल गया हमें. अब बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W. Q का वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 400 और W अभी अभी आपके पास आया है और वो कितना है? पॉजिटिव में ही 505 है. 505. तो ये -105 जूल हो जाएगा. दैट इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने 106.5 लिखा हुआ है. मेरे हिसाब से इन्होंने 1.01325 लिया होगा, लेकिन उसके बाद भी तो नहीं आएगा यार. देख लेते एक बार, चेक कर लेता हूँ मैं. जैसे 1.01325 अब मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 5 करता हूँ, ठीक है, तो 506 आ जाता है. 506 आ जाता है. ठीक है, चलेगा. इन्होंने पूरा वैल्यू यहाँ पे 1.01325 लेके रखा हुआ है, इसके वजह से ये आंसर आ रहा है. आप इतना लोगे तो भी चल जाएगा, इसको कोई गलत नहीं बोलेगा. दैट इज करेक्ट. ठीक है. नहीं तो आप एक काम करो, 1.01325 पूरा ले लोगे ना तो हो जाएगा काम. लेकिन ये भी सही माना जाएगा, इसमें कुछ गलत नहीं है. आप प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल ले सकते हो. ठीक है, इतना अलाउड है. अब अप्रॉक्सीमेशन इतना चल जाता है. ठीक है, आगे बढ़े हम लोग. क्लियर हुआ ये चीज? अगला क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पे क्या है आपका कि अ सिस्टम इज टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट. ये कॉमा अलग गलत आ गया. इन हाइपोथेटिकल पाथ्स एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच केस. ऐसे बच्चों यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है ये साइक्लिक प्रोसेस का क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे मान लो आपका प्रोसेस ए से स्टार्ट हुआ है
यहाँ पे, और वो फिर से आके ए पे ही ख़त्म हो जा रहा है घूम के, ए से लेकर बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। क्वेश्चन क्या पूछा गया? कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच केस मतलब ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, इन सब में आपका वर्क डन क्या हुआ है ये पूछा गया है। तो देखो पीवी डायग्राम में हम जानते हैं कि आपका जो वर्क डन होता है किसी भी प्रोसेस का, अगर आपके पास पीवी डायग्राम पड़ा हुआ है तो ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया कैलकुलेट कर लो, वो एरिया ही आपका वर्क डन होता है। तो हमको बस एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी क्या होगा? अगर आप ए टू बी देखोगे यहाँ पे तो ये पूरा एरिया देखो, ए से लेकर बी तक का ग्राफ ऐसा है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, ये जो पूरा एरिया है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया कितना होगा बताओ? अब क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। तो लेंथ आपका 2 से लेकर 6 तक है। अब 2 से लेकर 6 तक आपका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा बताओ? ये वॉल्यूम ये आपका 2 से लेकर 6 तक मतलब ये वैल्यू कितना होगा? 4 हो जाएगा। ये पूरा 4 है ना, और 4 लीटर है। 4 लीटर का मतलब होता है 4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। मैंने आपको कन्वर्जन अभी बताया था कि लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्जन 10⁻³ से होता है। तो आपका बेस जो है डीसी, ये बेस आपका क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻³ या लेंथ या ब्रेड पकड़ लो, और लेंथ आपका ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप लेंथ देखोगे तो ये कितना होगा बताओ? ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये 6 दिख रहा है ना आपको, तो ये 6 हो जाएगा। पर ये 6 नहीं है, ऊपर देखो आपका लिखा हुआ है 10⁻⁵। 10 क्या लिखा है? 5 लिखा हुआ है। ये क्लियर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, 10 लिख देता हूँ मैं 5। तो 6 इंटू 10⁵, ये पूरा और ये पूरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 6 इंटू 10⁵। 6 इंटू 10⁵, तो कितना हो गया बताओ? 24 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। तो अगर आप एक डेसिमल पीछे शिफ्ट करते हो तो 2.4 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा। दिस इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अब देखो बी टू सी आप देखोगे तो बी टू सी तो स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर, तो इसके नीचे तो कोई एरिया ही नहीं है ना। आप देख सकते हो बी टू सी अगर हम जाएं तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसके नीचे तो एक लाइन बन रही है खाली, कोई एरिया नहीं बन रहा है, तो इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा। और दूसरी बात यह है बी टू सी एक आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, 6 लीटर का वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड केस में, सो बी टू सी इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। सो देयरफॉर बी से लेकर सी तक का वर्क डन भी 0 हो जाता है। आइसोकोरिक प्रोसेस जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो वॉल्यूम आपका वर्क डन आपका 0 हो जाता है। ठीक है, थर्ड केस बताओ क्या होगा? थर्ड आपका C2D है। अब C2D पे जब आओगे तो सिर्फ इतना ही एरिया आपको कैलकुलेट करना है, दिख रहा है C2D, क्योंकि C से लेकर D तक यहाँ पे जा रहे हो तो इतना ही एरिया कैलकुलेट करना है। इसमें एक और बात का आपको ध्यान देना है, A से लेकर B तक जब आप जाते हो तो वर्क डन आपका पॉजिटिव है। रीजन सिंपल है कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस इज, क्योंकि आप A से B तक जा रहे हो तो वॉल्यूम 2 से 6 पे जा रहा है, तो V इंक्रीजेस, इसलिए यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव आएगा A से लेकर B तक। लेकिन जब आप C से लेकर D तक वर्क डन निकालते हो, इसको मैं हटा देता हूँ, तो आपको सिर्फ यही वर्क डन निकालना, यही एरिया निकालना है, क्योंकि C से लेकर D तक के नीचे का एरिया यही होगा। पर इस दौरान आपका V डिक्रीजेस, यहाँ पे लिखूँ चलेगा ना, इस दौरान आपका क्या हो जाता है? V डिक्रीजेस। वॉल्यूम क्योंकि डिक्रीज हो रहा है आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा, भले ही बुक में दिया नहीं है पर इस दौरान आपका वर्क डन जो है वो नेगेटिव आएगा, समझे? तो हम नेगेटिव वर्क डन लेंगे। कहाँ से कहाँ तक? C से D तक। तो वर्क डन फ्रॉम C to D विल बी नेगेटिव। पहले ही नेगेटिव डाल दो, पहले ही आपको, अच्छा नेगेटिव दिया है क्या यहाँ पे? अच्छा ओके ओके सॉरी नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, पहले 6 था, D पे आते आते 2 हो गया। अगेन वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वो वर्क डन, एरिया निकालना है इसका, तो एरिया में ये मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा। नाउ दिस डिस्टेंस या फिर दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, तो ये 2 से लेकर 6 तक अगेन कितना आ गया? 4 आ गया। 4 इंटू 10⁻³ जैसे मैंने कहा था, अगर लीटर को
मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो, और मल्टीप्लाइड बाई ये 2, पर ये 2 नहीं है, आपको पता है ना क्या है ये, 2 × 10⁵ है, तो कितना हो जाएगा -8 × 10⁻²। तो बस वही देखे रखा हुआ है आपको जूल। तो सी से डी तक, अगेन डी से ए तक आप देखते हो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगेन डी टू ए इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन फ्रॉम डी टू ए विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा, सिंपल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ना सी हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल, अगेन एक साइक्लिक प्रोसेस देके रखा हुआ है, इज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल्स, वर्क डन इन 25 साइकिल्स बोला है ना। देखो अगर पूरे साइकिल का वर्क डन बोला है तो भी मैंने आपको बताया था कि पूरे साइकिल का वर्क डन अगर बोला जाए तो आपको क्या करना है, लूप का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ लूप। ये जो आपको लूप दिख रहा है इसका आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ लूप। एरिया ऑफ लूप आपको वर्क डन दे देगा, ठीक है। तो अब ये एरिया कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लूप। अब ये आपको भले ही सर्कल दिखाई दे रहा होगा पर आप इसको सर्कल नहीं मानोगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस एक्सिस पे प्रेशर प्लॉट किया हुआ है और इस एक्सिस पे वॉल्यूम प्लॉट किया हुआ है। जब दो अलग अलग वैल्यूज प्लॉट किए हुए हों दोनों अलग अलग एक्सिस पे, तो हमेशा इसको आपको सर्कल नहीं बल्कि एलिप्स मानकर चलना है। क्या मान के चलना है, एलिप्स। और एलिप्स का जो एरिया होता है वो होता है पाई इंटू ए इंटू बी। अब ए और बी क्या है, ए होता है आपका सेमी मेजर एक्सिस और बी सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस आप किसी को भी मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, देखो ये अगर मान लो आपका, मैं दोनों लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। अगर बड़ा है तो बड़ा है मतलब मेजर एक्सिस है, उसका आधा जो होता है वो सेमी मेजर एक्सिस हो जाता है। और ये छोटा वाला जो लाइन है ये आपका माइनर एक्सिस होता है और उसका हाफ लोगे तो सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा आपका। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाला लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको ए मान के चलो और इसको बी मान के चलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो रेडियस में, सर्कल में क्या होता है, ए और बी का वैल्यू इक्वल हो जाता है तो वो सर्कल बन जाता है। पर यहाँ पे क्या है, ए और बी का वैल्यू अलग अलग है। इवन अगर सेम होगा तो भी आपको अलग अलग ही मान के चलना है। रीजन सिंपल है, यहाँ प्रेशर प्लॉट किया और यहाँ पे वॉल्यूम प्लॉट किया हुआ है, दो अलग अलग क्वांटिटीज प्लॉट किया है, तो आप ए और बी ही मान के चलोगे। तो अब मुझे बताओ कि पाई इंटू ए इंटू बी आपको एरिया निकालना है। वर्क डन का मतलब क्या होता है, एरिया। ये मैं एक साइकिल की बात कर रहा हूं, मैं फॉर वन साइकिल, एक साइकिल का। टोटल 25 का बोला है ना, तो पहले एक साइकिल का निकाल लो वर्क डन, उसके बाद 25 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको W1 बोल देते हैं। एरिया ऑफ लूप पाई इंटू ए इंटू बी। चलो एक साथ ही कर लेते हैं। फॉर 25 साइकिल्स वर्क डन इज इक्वल टू 25 इंटू पाई इंटू ए इंटू बी। तो 25 इंटू 3.14 इंटू ए का वैल्यू क्या होगा बताओ। देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे वो 6 तक जा रहा है, मतलब ये डिस्टेंस टोटल 5 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। 1 से शुरू हो रहा है ना, 0 से शुरू नहीं हो रहा है। 5 इंटू 10⁵, तो ए का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, 5 इंटू 10 नहीं सॉरी हाँ बराबर 5 इंटू 10⁵ पास्कल। और बी का वैल्यू भी देख लेते हैं। बी भाई आपका यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक जा रहा है, ठीक है। अब ये 6 तक जा रहा है, देख लो सिमेट्री चेक कर लो, हाँ सही है, 2 से 4 तक जा रहा है मतलब 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 2 इंटू 10⁻⁻3। तो बी का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ जो दिया रहेगा वो मल्टीप्लाई भी कर देना है, मीटर क्यूब। ए और बी का वैल्यू आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ए का वैल्यू 5 इंटू 10⁵ और बी का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻3। अब इसे करो भाई तुम लोग मल्टीप्लाई, मैं फटाफट यहाँ पे कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। आप या तो डायरेक्ट कर लो, मेरे हिसाब से डायरेक्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें लॉग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा बस टाइम लग जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय, बस हो गया, 78.5 आ रहा है और 10 मतलब 6 इंटू 10⁻³ आ रहा है।
ठीक है, और अगर आप एक डेसिमल पीछे शिफ्ट करते हो तो 7.85 इंटू 10⁴ जूल हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है भाई? A cyclic process A, B, C, A is shown in VT diagram below. It is performed with a constant mass of ideal gas. How will this transform to a PV diagram? देखो यहाँ पे VT डायग्राम देके रखा हुआ है, मतलब यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ आपको देके रखा हुआ है वॉल्यूम और यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है। और ग्राफ देख रहे हो ना, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी। हमें क्या करना है, इसको देखते देखते पीवी डायग्राम बनाना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, पीवी डायग्राम बनाना है। पहले पीवी लिख देते हैं यहाँ पे, और आपको बस प्रोसेस को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ए से लेकर बी तक, देखो कभी भी ग्राफ आपका अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपका ये जो दोनों होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ए से लेकर बी तक अगर आप ग्राफ देखोगे तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए टू बी स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन एक एंगल पे होना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन एंगल पे ना होकर किसी एक्सिस के पैरेलल हो तब तो सीधे ही पता चल जाएगा। जैसे मान लो बी से लेकर सी तक आपका लाइन पैरेलल है, पैरेलल है मतलब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। और ये स्ट्रेट लाइन अगर ऊपर है तो इसका मतलब यहाँ से आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अगर लाइन टेढ़ी है तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और ये कब होता है? जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ याद करो, चार्ल्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब अगर मैं A से ग्राफ, और बीच में कहीं ग्राफ स्टार्ट करना, पहले रफ में बना लेना फिगर, क्योंकि ग्राफ कहीं भी भागता है ना तो हमें समझ नहीं आता है। तो मैं रफ से स्टार्ट करता हूँ, A से लेकर B तक। ध्यान देना वहाँ VT डायग्राम है और यहाँ पे आपको P और V देखना है। तो इस दौरान A से लेकर B तक P तो कांस्टेंट होगा, P क्या होगा? कांस्टेंट। तो ग्राफ या तो आपका आगे जाएगा या तो पीछे आएगा, यही दो चीज़ हो सकती है। A से लेकर B तक मैंने लिख दिया, ग्राफ या तो आपका आगे जाएगा या तो पीछे आएगा, पर प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो जो तुम्हारा प्रेशर वाला एक्सिस है उसके अलॉन्ग ये परपेंडिकुलर आपका लाइन आएगा। तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब या तो आगे कांस्टेंट होगा या तो पीछे कांस्टेंट होगा। आगे जाने का मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और पीछे आने का मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो आप ग्राफ में चेक करो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। V इंक्रीजेस, ठीक है, फ्रॉम ग्राफ। तो प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हो, दोनों चीजें आ गई। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ आगे आएगा। प्रेशर कांस्टेंट और आगे की ओर, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ए से लेकर बी तक का काम हो गया हमारा। अब बात करेंगे बी से लेकर सी तक। तो भाई बी से लेकर सी तक आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। बी से लेकर सी तक क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो गेल-लुसाक्स लॉ के हिसाब से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और इस दौरान आप देख सकते हो कि टेम्परेचर कम हो रहा है, बी से सी तक आ रहा है ना, और यहाँ पे टी डिक्रीजेस। अब अगर टी डिक्रीज होगा और पी और टी प्रोपोर्शनल है तो पी भी डिक्रीज होगा, पी डिक्रीजेस। ये इंफॉर्मेशन काफ़ी है। अब देखो, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात है तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज होना चाहिए, समझे? तो डिक्रीज कैसे होगा बताओ। अब यहाँ पे B से लेकर हमको क्या करना है, याद रखना P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ऐसे केस में, अच्छा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। हाँ ये बात है ना, देखो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। स्ट्रेट कांस्टेंट है ना वॉल्यूम। यहाँ हमें दे रखा है कि P डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब ग्राफ नीचे आएगा। इससे मैंने बोला था बीच में बनाओ इसको, फिर से बना लेता हूँ। ग्राफ कहीं भी कभी भी भागता है ना, ए से लेकर बी तक ऐसा था, और बी से फिर नीचे आ रहा है आपका ग्राफ, बी से लेकर सी तक। क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। बी से सी तक का काम हो गया। अब सी से ए का देखते हैं। ये गड़बड़ कर दिया यार, ये ग्राफ में एरो गड़बड़ा दिया। ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर ए,
ये नीचे आना चाहिए, उल्टा ग्राफ कैसे बना दिया? एक सेकंड में चेक कर लूँ ग्राफ। ये एरो उलट सुलट बना दिया है। नहीं नहीं, एरो नीचे आएगा, ए से बी, बी से सी। ये अचानक से एरो उल्टा कैसे हो गया भाई? एरो नीचे आएगा, सॉरी, ऐसे आएगा। हाँ, क्वेश्चन जो रहेगा तुम्हारा उसमें भी आप करेक्शन कर लेना। हाँ, आप देखते हैं सी से लेकर ए, सी से लेकर ए तक क्या हो रहा है बताओ? टेम्परेचर कांस्टेंट है। सी से ए तक की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर होगा कांस्टेंट। अब हमारे यहाँ पे टेम्परेचर तो दिया हुआ नहीं है, तो क्या करोगे? आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट कब होता है वो देख लो, व्हेन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये आपका बॉयल्स लॉ है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो पीवी का जो ग्राफ है वो पीवी का ग्राफ ऐसे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। अब या तो ग्राफ आपका नीचे जाएगा या तो ग्राफ आपका ऊपर की ओर ऐसे जाएगा। चढ़ भी सकता है, उतर भी सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमें पता है ऐसे ही होता है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज होगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। लेकिन ये नीचे जाएगा कि ऊपर, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे कि वॉल्यूम डाउन हो रहा है, सी से लेकर तक नीचे आ रहा है ना, वी डिक्रीजेस। तो वी डिक्रीज तभी हो सकता है जब आपका ग्राफ ऊपर चढ़े, तब हम पीछे आ रहे हैं ना। ग्राफ ऊपर चढ़ेगा तो वॉल्यूम के एक्सिस पे हम पीछे आ रहे हैं। वॉल्यूम यहाँ प्लॉट किया कर रखा है हमने एक्स एक्सिस पे। तो जब आप वॉल्यूम में पीछे आओगे तो इसका मतलब ग्राफ में आप पीछे आ रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ये वाला ग्राफ आपका ऊपर उठेगा ऐसे। तो यहां से लेकर यहां तक ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, सी से लेकर तक ऐसे ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे बन गया आपका। तो ये आपका वीटी डायग्राम से पीवी डायग्राम इस तरीके से बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, मुझे लगता है इसी पर कुछ क्वेश्चन होगा आपका। द फिगर शोज द VT डायग्राम फॉर वन साइकिल ऑफ अ हाइपोथेटिकल हीट इंजन व्हिच यूजेस द आइडियल गैस। ड्रॉ द PV डायग्राम एंड PT डायग्राम। तो मैंने जैसे बताया था आपको उसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, PV डायग्राम बनाना है और PT डायग्राम बनाना है। इन्होंने VT डायग्राम दिया होगा तो मैं फटाफट बना रहा हूँ। मैंने एक आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। यहाँ पे मैं PV डायग्राम बनाऊंगा और बाकी आप देख लेना। यहाँ पे देखो, A से लेकर B तक स्ट्रेट लाइन है, फटफट बता रहा हूँ। A से लेकर B तक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है पहले बात तो इसका मतलब P कांस्टेंट हो जाएगा। P कांस्टेंट है और P कांस्टेंट है, ऊपर से आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा। तो ये आपका A से लेकर B तक पहुंच गया। आगे देखते हैं, B से लेकर C तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट कब होता है? जब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। B से लेकर C तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये कब होगा? व्हेन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और आपका वॉल्यूम डाउन हो रहा है। तो अभी अभी हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, वॉल्यूम डाउन होगा तो PV डायग्राम में आपका ये ऐसे जाएगा। तो ये ऐसे जाएगा, इसका मतलब ऊपर उठेगा। तो मैं ग्राफ थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, A B, और ये ऊपर उठेगा आपका। ये हो गया आपका C। C से D तक अगेन अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो P कांस्टेंट हो जाएगा फिर से, और इस बार P कांस्टेंट है लेकिन आपका वॉल्यूम टेम्परेचर देखो नीचे आ रहा है ना। तो नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या? वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। इस केस में आप ध्यान से देख सकते हो, ये इनिशियल वॉल्यूम था और ये फाइनल वॉल्यूम है। नीचे आया ना ग्राफ, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा बताओ? स्ट्रेट लाइन है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब ग्राफ पीछे जाएगा आपका, है ना। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है C से लेकर D तक। और प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसलिए पीछे की ओर आएगा। और फाइनली आपका D से लेकर A तक की अगर मैं बात करूं तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, फिर वही चीज़ रिपीट हो गया। D से लेकर अगर मैं A तक की बात करूं तो टेम्परेचर कांस्टेंट और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। पर इस बार ग्राफ आपका क्या होगा? देखो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इस बार PV का जो ग्राफ होगा वो नीचे जाएगा।
वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, तो ग्राफ नीचे जाएगा, तो ग्राफ नीचे जाएगा और ऐसे आ जाएगा। ये डी से लेकर ए तक हो गया। तो आपका यहाँ पे पीबी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब यूं ही चलते हैं आप पीटी डायग्राम पे, पी और टी, और फिर से एनालाइज करते हैं। ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है और p कांस्टेंट है। नाउ p कांस्टेंट है मतलब ग्राफ आपका आएगा स्ट्रेट लाइन। अब आगे जाएगा कि पीछे वो डिपेंड करता है टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। वेल आगे जा रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये आपका ए से लेकर बी तक की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी से लेकर सी तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर देखते क्या हो रहा है। देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्यों? आप देख सकते हो ना ग्राफ ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखोगे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया बी से लेकर सी तक, और क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्रेशर, तो प्रेशर इंक्रीज ऊपर की ओर होगा, तो ग्राफ ऊपर की ओर चला जाएगा। ये आपका पॉइंट सी है। टेम्परेचर कांस्टेंट है पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर चला जाएगा। सी से लेकर डी तक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा आप प्रेशर कांस्टेंट है और आपका सी से लेकर डी तक आप देख सकते हो कि वॉल्यूम डाउन हो रहा है, वॉल्यूम डाउन हो रहा है आपका। यहाँ पे वॉल्यूम तो है नहीं, प्रेशर की बात कर लेते हैं, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देख रहे हो, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है। अच्छा टेम्परेचर देख लो ना, टेम्परेचर भी तो कम ही हो रहा है ना, यहाँ से हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ग्राफ आपका ऐसे आ जाएगा। तो ये सी से लेकर डी तक, और फाइनली डी से लेकर ए तक अगर आप देखोगे तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका पीटी डायग्राम आ गया। तो इसको आप अच्छे से बना लेना, पता तो चल ही गया ना। तो ये आपका ऐसे 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 आ जाएगा, ए बी सी डी, ये आपका पीटी डायग्राम हो गया। समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। An ideal gas is taken through an isothermal process. If it does 2000 joule of work on its environment, how much heat is added to it? चलो ये तो सिंपल है। Ideal gas is taken through an isothermal process. Isothermal process, देखो isothermal process में हम जानते हैं कि टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप याद भी रख सकते हो कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। ठीक है, सो इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरनमेंट, अगर वो अपना 2000 जूल ऑफ वर्क एनवायरनमेंट पे करता है, कौन गैस करता है? गैस मतलब सिस्टम डज वर्क। तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है इसका मतलब ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है और आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो W को आपको पॉजिटिव लिखना है। कितना वर्क डन कर रहा है सिस्टम, यानी कि गैस 2000 जूल, तो 2000 जूल का वर्क डन आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, हाउ मच हीट इज एडेड टू इट। तो बस हीट निकालने के लिए आप इक्वेशन यूज कर लो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू का वैल्यू 0, क्यू माइनस डब्ल्यू का वैल्यू 2000, तो 2000, तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू 2000 आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 1 mole of an ideal gas is initially kept in a cylinder with a movable, frictionless and massless piston at pressure 1.01 megapascal। तो फ्रिक्शन आप देख सकते हो कितना हो गया है आपका फ्रिक्शन बोल रहा हूं मैं, प्रेशर आपका 1.01 मेगापास्कल है। तो प्रेशर यहां पे लिख देता हूं मैं 1.01 मेगापास्कल। मेगा का मतलब होता है 10⁶ पास्कल, तो ये आपका प्रेशर आ गया 10⁶ पास्कल का। ठीक है भाई। एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 27, लेकिन इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में।
तो प्रेशर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा ये 300 केल्विन का टेम्परेचर आ गया। इट इज देन एक्सपैंडेड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड, उसे एक्सपैंड किया जाता है ताकि उसका वॉल्यूम डबल हो जाए। तो इसका मतलब इसका फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो इनिशियल वॉल्यूम के डबल होगा, तो V2 इज 2 टाइम्स V1। हाउ मच वर्क इज डन इफ द एक्सपेंशन इज आइसोबारिक? एक्सपेंशन आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है और आपको वर्क डन पूछा गया है। अच्छा, इसमें एक्चुअली V2 और V1 दोनों नहीं दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक निकालना पड़ेगा। V1 V2 कोई भी निकल आएगा। अच्छा, इनिशियल कंडीशन क्या है इसका? इनिशियल आपका फ्रिक्शनलेस मासलेस, अच्छा ये इनिशियल प्रेशर है मतलब, और इनिशियल प्रेशर और प्रेशर कांस्टेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपका टेम्परेचर, ये भी इनिशियल टेम्परेचर ही दे के रखा है। तो दो चीज़ें आपको दे के रखी हुई है, वो एक्चुअली इनिशियल वैल्यूज दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो P वैसे रहने दो, ये टेम्परेचर आपका इनिशियल टेम्परेचर है। तो मुझे अगर इनिशियल वॉल्यूम मिल जाए तो फाइनल वॉल्यूम भी मिल जाएगा और फिर मैं बड़े आसानी से वर्क डन निकाल सकता हूँ, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से आपका फॉर्मूला सीधा सीधा आ जाएगा वर्क डन का, P डेल्टा V। डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम चाहिए, उसके लिए आपको फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो आप क्या करो, आपको सब इनिशियल कंडीशंस दे के रखा है, तो इनिशियली क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन यूज कर लो, PV इज इक्वल टू NRT। तो PV इज इक्वल टू NRT हो जाएगा T1, और P तो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं हो रहा है, तो P ही रहने दो। नंबर ऑफ मोल्स आपका 1 दे के रखा हुआ है, तो N का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो P का वैल्यू यहाँ पे 1.01 इंटू 10⁶। V1 हमको चाहिए, यही होगा ना, हाँ 1 इंटू R का वैल्यू दिया रहेगा, R का वैल्यू कितना है 8.314 और टेम्परेचर T1 कितना दिया हुआ है आपका 300 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31। तो यहाँ से आपको V1 मिल जाएगा, ये पार्ट नीचे चला जाएगा, 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 300 और डिवाइडेड बाय 1.01 इंटू 10⁶। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 1.01 विल गिव यू 2469.5 2469.5 और इंटू 10⁻⁻6 के ऊपर चला जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, डेसिमल इसमें से 10⁻³ निकालते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेसिमल 3 पीछे चला जाएगा, 2.469 रहने देते हैं इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब V2 जो है उसका डबल हो जाएगा, तो अगर मैं डेल्टा V डायरेक्टली निकाल लेता हूँ, डेल्टा V विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम क्या है बताओ, फाइनल वॉल्यूम इज 2 टाइम्स V1, तो 2 टाइम्स V1 माइनस V1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, सो देयरफॉर डेल्टा V इज इक्वल टू 2V1 माइनस V1 ही होगा, तो जो V1 है वही आपका चेंज इन वॉल्यूम भी आ जाएगा, दैट इज 2.469 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। डेल्टा V अगर आपके पास आ गया है तो क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन सीधा सीधा निकाला जाता है P डेल्टा V। P का वैल्यू आपके पास 1.01 इंटू 10⁻⁶ इंटू 2.469 इंटू 10⁻³ होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2.469 इसको आप लॉग से सॉल्व ना भी करो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2.4937 ले लेते हैं, या 494 ले लो आप, इतना डेसिमल तक जाने की ज़रूरत नहीं है। 494 इंटू ये हो जाएगा आपका 10⁻³ जूल, बस यही आपका आंसर होगा। 10⁻³ जूल को आप चाहिए तो किलो जूल लिख सकते हो, लेकिन ऐसा लिखना कोई कंपल्शन नहीं है, आप ऐसा यूनिट में आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 1 सेकेंड, हाँ यही आएगा, 469 नहीं आएगा, यहाँ पे पास लो 1.01 है ना, तो सॉल्व करने पर यही आएगा, दैट इज योर आंसर, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी, देखो क्वेश्चन क्या है ना, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज एडियाबैटिकली, मोनोएटॉमिक गैस है, एडियाबैटिकली मोनोएटॉमिक गैस है, तो इसका मतलब गामा का वैल्यू फिक्स होगा। मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू जो होता है
देखो 1+2/f के हिसाब से हमने ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें किया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में किया था, तो 5/3 होता है। गामा का वैल्यू क्या होता है 5/3। एक बार चेक कर लेना लिस्ट, वहां पे 5/3 होता है गामा का वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए। इस एडियाबैटिकली कॉम्प्रेस्ड, इसे कॉम्प्रेस किया जा रहा है सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। इसका फाइनल टेम्परेचर T2 जो होगा इट इज ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इट्स इनिशियल प्रेशर? फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर का रेशियो क्या आएगा? अब देखो दिक्कत ये है कि हमारा जो एडियाबैटिक, मुझे लगता है ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी जो आपके बुक में नहीं दिया है, तो चांसेस है कि शायद यह ना आए, लेकिन हम महाराष्ट्र बोर्ड वालों का भरोसा नहीं भाई, आपको ये कर लेना चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जनरली बहुत से एंट्रेंस एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन CET में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो कर लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब इसे कैसे करें? देखो हमें एडियाबैटिक प्रोसेस में, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिकली कॉम्प्रेस हुआ है ना, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास तुम्हारे टेक्स्ट बुक में वैसे तो 3 इक्वेशन होते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, पर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही इक्वेशन देके रखा हुआ है, दैट इज PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बाकी 2 इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ पे रिलेशन प्रेशर वॉल्यूम में है, लेकिन हमें रिलेशन चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर में। तो क्या करोगे आप, प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए, मतलब वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो आप वॉल्यूम हटा दो। कैसे हटाओगे बताओ? आप PV इज इक्वल टू NRT यूज करो और V की जगह पे NRT/P आ जाएगा। V की जगह पे क्या आ जाएगा? NRT/P। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, V का वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, तो क्या आ जाएगा बताओ आपका? V की जगह पे आएगा NRT/P, NRT/P रेज टू गामा, ये होगा ना, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, P रेज टू 1, ठीक है, और ये NRT जो है वो आपका, ये इस केस में आपका NR जो है वो कांस्टेंट है, तो NR को आप छोड़ दो क्योंकि ये कांस्टेंट यहां जाने के बाद फिर कांस्टेंट बन जाएगा नया, तो जो कांस्टेंट है उसको वहां जाके कांस्टेंट बना दो और गायब कर दो, तो बचेगा क्या बताओ? T बचेगा, T रेज टू गामा, और नीचे P रेज टू गामा, और जो बचा है कांस्टेंट वहां जाके फिर से नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो कांस्टेंट लिख दो इनको। अब देखो ये P रेज टू 1 और नीचे P रेज टू गामा, तो इंडाइसिस रूल के हिसाब से जब गामा को ऊपर लेके जाओगे तो 1 माइनस गामा हो जाएगा और T रेज टू गामा हो जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका इक्वेशन बनता है जो कि प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में है और हमें प्रेशर टेम्परेचर के टर्म्स में पूछा गया है। हमारे पास एक वैल्यू ऑलरेडी है T2 इज इक्वल टू 2T1, तो यहाँ पे देखते हैं P रेज टू 1 माइनस गामा और T रेज टू गामा कॉन्स्टेंट है, गामा का वैल्यू क्या है 5/3 है, तो P रेज टू 1 माइनस 5/3, T रेज टू 5/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 5/3 है ना, यहाँ पे एक बार चेक लो, 1 + 2/3 होता है, तो हाँ ठीक है चलेगा। 1 माइनस 5/3 कितना होगा बताओ? P रेज टू माइनस 2/3 हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। 3 माइनस 5, हाँ, और T रेज टू 5/3 अगेन कॉन्स्टेंट। ओके, अब एक काम करो यहाँ पे इस देखो, अगर सपोज करो आपके पास इंडेक्सेस हैं, यहाँ पे इंडाइसेस हैं, यहाँ पे इसका इंडेक्स है मतलब पावर्स हैं, तो पावर्स को आप क्या कर सकते हो, अगर मल्टीप्लीकेशन में है सब तो पावर्स को आप एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो पावर को आप क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे पता है? हमको चाहिए क्या वैसे, पावर टेम्परेचर के टर्म्स में चाहिए ना, तो प्रेशर के टर्म्स में, तो प्रेशर हमको अकेला चाहिए। यहाँ पे प्रेशर अकेला रखने के लिए, या फिर एक काम करो, पहले तो प्रेशर को नीचे ले आओ, प्रेशर को नीचे ले आओगे तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका T रेज टू 5/3, T रेज टू 5/3 अपॉन P रेज टू 2/3, T रेज टू 5/3 अपॉन 2 रेज टू, या फिर रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करो, पहले पावर की बात कर लेते हैं। पावर को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो हमको P2 अपॉन P1 चाहिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा CT वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो पावर को हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 करना है। देखो प्रेशर का पावर दोनों तरफ 1 है ना, प्रेशर का पावर 1 करने के लिए आप एक काम करो, पावर्स को -3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो भी पावर्स आपको दिख रहा है ना,
उसको -3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तब देखो पहले का पावर क्या है, p−2/3। इसको अगर मैं -3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और वैसे टेम्परेचर के साथ करेंगे हम लोग 5/3, 5/3 को -3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा बताओ, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फाइनली आपका ये कट जाएगा सब, तो p का पावर 1 हो जाएगा। पावर 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे t का पावर क्या होगा बताओ, t का पावर आपका कितना हो जाएगा, देखो 3 और 3 कैंसल, -5/2। t का पावर क्या हो जाएगा, -5/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ सी यहाँ पे p, अगर मैं टेम्परेचर को नीचे ले आता हूँ तो देखो जब आप पावर्स को जैसे आप अगर सपोज करो टर्म को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हो तो आपका जो पावर है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। मैंने नीचे लाया, उसका साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो गई है तो अब आप क्या लिख सकते हैं बताओ, P1/T1⁵/2। कॉन्स्टेंट है ना, तो ये रेशियो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इज इक्वल टू P2/T2⁵/2। और हमें चाहिए क्या बताओ, P2/P1 चाहिए, तो P2/P1 कर लो। यहीं तक दिक्कत थी और कुछ नहीं। P2/P1 विल बी इक्वल टू P2/P1 विल बी इक्वल टू T2/T1⁵/2। देखो दोनों का पावर 5/2 है तो आप कॉमन ले सकते हो 5/2 पावर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2/P1 विल बी इक्वल टू, नाउ T2/T1 क्या होगा, T2/T1 यहाँ से आप देख सकते हो वो 2 हो जाएगा। T2/T1 विल बी 2⁵/5/2, 2⁵5/2। अब इसका मतलब होता है 2⁵5⁵1/2। पावर्स मल्टीप्लाई होता है ना, तो 5 इंटू 1/2 5/2 हो रहा था, तो मैंने पहले क्या किया, 5 अंदर भेज दिया तो 2 का पावर 5 और 1/2 बाहर रह गया। 2⁵5 जो होता है वो 32 होता है, 32⁵1/2। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 32 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 32 मतलब 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 4 होता है, तो ये 4√2 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.414 करोगे तो आपको 4 4 से 16 मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 5.656, 5.656। ऐसा आंसर 5.656। ठीक है, थोड़ा सा अलग था, कॉम्प्लिकेटेड था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही थी और कुछ नहीं। राइट, समझ गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर, एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर इज एडियाबैटिकली कॉम्प्रेस्ड। तो यहाँ पे ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, टू 1/5 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, its initial pressure and temperature is 1.01 into 10⁵ Pascal and 27 degrees Celsius respectively. Given CV for ideal gas is 20.8 joule per mole Kelvin and gamma is equal to 1.4. Calculate final pressure, work done and final temperature. और फिर बोला है how would your answers change if the process were isothermal. ठीक है, पहले हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देख लेते हैं। तो आपका इसका इनिशियल वॉल्यूम देके रखा हुआ है 1 लीटर, तो इनिशियल वॉल्यूम आपका 1 लीटर दिया हुआ है, और आप लोगों को पता है लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। इट इज एडियाबैटिकली कॉम्प्रेस्ड टू 1/15 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मतलब ये 15 गुना कम कर दिया गया, तो उसका जो फाइनल वॉल्यूम था इट इज कॉम्प्रेस्ड टू 1/15 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मतलब इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 15। 1/15 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम को 15 से डिवाइड कर दो तो ये आपको फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा। सो वी हैव हियर फाइनल वॉल्यूम आल्सो 1/15, और V1 का वैल्यू डालोगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब, ये V1 आ गया आपका, तो ये फाइनल वॉल्यूम भी आ गया। अच्छा बताइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट्स इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर इज 1.01। अच्छा, इनिशियल प्रेशर जो आपका है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है, और इनिशियल टेम्परेचर जो दिया है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 ऐड करना पड़ेगा और ये 300 केल्विन हो जाएगा। चलो ये भी ठीक है भाई। आगे
CV का वैल्यू देके रखा हुआ है, यहाँ पे गामा देके रखा हुआ है, आपको फाइनल प्रेशर पूछा गया। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आपको V में वैसे भी रिलेशन आपको मिल चुका है यहाँ पे, तो आप एक काम कर सकते हो, चलो ये देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। गामा का वैल्यू तो 1.4 देके रखा हुआ है, तो आप एक काम करो, CV का वैल्यू लेकिन क्यों दिया हुआ है, जरूरत पड़ेगी क्या? चलो देखते हैं, आगे देख लेंगे हम लोग। पहली बात तो ये कि यहाँ पे इस केस में एडियाबैटिक प्रोसेस है, Q का वैल्यू 0 होगा। फाइनल प्रेशर, अच्छा एडियाबैटिक प्रोसेस अगर है तो हमने देखा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में एक इक्वेशन जो हम ऑलरेडी जानते हैं वो ये है कि PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा बोला है। और इन्होंने पूछा है फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर देके रखा हुआ है, तो हमको P2 चाहिए, तो इसका मतलब P2 क्या होगा बताओ? P2 इज इक्वल टू P1 V1 रेज टू गामा अपॉन V2 रेज टू गामा, और P1 V1 अपॉन V2 रेज टू गामा हो जाएगा। तो P1, अच्छा V1 अपॉन V2 यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो, तो V1 अपॉन V2 आपको आई थिंक 15 मिलेगा यहाँ पे, सो V1 अपॉन V2 इज 15, इस इक्वेशन से मिल जाएगा। हाँ या V1 अपॉन V2 विल बी 15। तो P1 का वैल्यू जो है, P1 का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। P1 का वैल्यू क्या? 1.01 इंटू 10⁵, और P1 अपॉन V2 हमको ऑलरेडी पता है यहाँ पे 15 है, तो 15 रेज टू गामा हो जाएगा। अच्छा गामा का वैल्यू जो है वो इन्होंने देके रखा है 1.4। तो अब ये बात आपकी आ गई लॉग पे, आपको इसको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल मैं वैसे ही सॉल्व करके दे रहा हूँ, तो लॉग आपको मिलेगा। थोड़ा सा स्पेशल वीडियो में जो लॉग मैं देने वाला था थोड़ा लेट हो रहा है, पर ये मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन में वो वीडियो मैं डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आपको लॉग की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 15 रेज टू 1.4, तो 15 रेज टू 1.4 अगर मैं देखूँ, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो जस्ट अ सेकेंड ना, 15 रेज टू 1.4 विल गिव यू 15 रेज टू 1.4 44.31, और मल्टीप्लाइड बाय 1.01 विल गिव यू 44.75। तो ये आपका हो जाएगा 44.75 इंटू 10⁵ पास्कल, ये आपका फाइनल प्रेशर आ गया। 44.75 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इसका यहाँ पे इन्होंने 45 ATM देके रखा हुआ है। अच्छा 45 ATM अगर है तो ये हो सकता है, एक काम करते हैं, ठीक है चलेगा ना, पास्कल में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि ATM में ही आपको आंसर देना पड़ेगा, इट इज रिटन इन पास्कल, तो आप पास्कल में आंसर रख सकते हो। अगर देखो 1.01 इंटू 10⁵ जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, ATM होता है, 1 ATM होता है, लेकिन यहाँ पे पास्कल में दिया हुआ तो आपको पास्कल में ही आंसर रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ 15 रेज टू 1.4 दैट विल गिव मी 44.3, तो वैसे भी 44.3 पास्कल होगा मेरे हिसाब से, 45 तो नहीं होगा। तो आप जाने दो, मेरे हिसाब से ये आपका आंसर परफेक्ट है, ये आंसर सही है, इसी को लेकर आप आगे बढ़ो। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वर्क डन। वर्क डन कितना होगा यहाँ पे? अच्छा एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1, ये फॉर्मूला होता है आपका वर्क डन का। तो इसमें सारे वैल्यूज डाल दो आप, 1/1 माइनस गामा 1/1.4, और या फिर एक काम करो आप माइनस बाहर ले लो, मतलब इसको मैं 1/गामा माइनस 1 लिख देता हूँ, और मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे माइनस मल्टीप्लाई किया तो गामा माइनस 1 हो गया, और ऊपर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये P1 V1 माइनस P2 V2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्या किया मैंने, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मान लो आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस गामा का गामा माइनस 1 हो जाएगा, और ऊपर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो पलट जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 हो जाएगा। अब इसमें सारे के सारे वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा 1 गामा का वैल्यू 1.4 माइनस 1 P1 V1। P1 का वैल्यू क्या है? P1 का वैल्यू आप देख सकते हो 1.01 इंटू 10⁵ है
और 1.01 इंटू 10⁵ है। और V1 का वैल्यू क्या है? V1 का वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो 10⁻³ है, तो 10⁻3, ठीक है, माइनस P2V2। P2 क्या है आपके पास? 44.75 इंटू 10⁵, 44.75 इंटू 10⁵, ये हो गया आपका P2 मल्टीप्लाइड बाई V2। V2 क्या है आपका? ये रहा आपका V2, 1/15 इंटू 10⁻3, 1/15 इंटू 10⁻3। चलिए सॉल्व कर लो इसको, आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1/0.4 हो जाएगा ये। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10⁻3 10⁵ से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻2 यहाँ पे बचता है, या फिर इसको मैं 101 लिख सकता हूँ। अब माइनस यहाँ पे आपका 4475 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो आप, 1/0.4 और 4475 डिवाइडेड बाय 15 विल गिव यू 4475 डिवाइडेड बाय 15। इसको लॉग से करने की जरूरत नहीं है, आप इसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4475 5 से कैंसिल आउट कर दोगे, उसके बाद फिर आप 3 से डिवाइड कर दो। तो 4475 डिवाइडेड बाय 15 इट्स 298.33 माइनस 101, तो ये मिला के आपका 197.33 आ रहा है। ये आपका 197 और इनफैक्ट ये माइनस में आ रहा है गेस, हाँ माइनस में आ रहा है, माइनस 197.33 आ रहा है, क्योंकि ये नंबर बड़ा हो जा रहा है इससे, तो ये आंसर आपका आ गया। अब 197.33 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 0.4 करता हूं तो 493.32 माइनस 493.32 जूल, ये आपका वर्क डन आ रहा है प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में। 493.32 माइनस 493.32 जूल, ये आपका वर्क डन आ गया। समझ गए? ये थोड़ा लंबा चौड़ा सा आपका क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन इसको थोड़ा ट्राई कर लेना ताकि आपको आइडिया आ जाए कि एडियाबैटिक प्रोसेस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? ये तो सेकेंड वाला पार्ट हो गया। यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट चालू किया था, फर्स्ट पार्ट खत्म। यहाँ से आपका सेकेंड पार्ट खत्म। थर्ड बोल रहा फाइनल टेम्परेचर ढूंढना है हमको। अब फाइनल टेम्परेचर आप कैसे ढूंढोगे? तो फाइनल टेम्परेचर के लिए मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वॉल्यूम, आपको फाइनल वॉल्यूम पता है, फाइनल प्रेशर पता है, तो PV इज इक्वल टू nRT अगर लगा दोगे आप, तो मेरे हिसाब से आपको फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा। अब उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम में भी एक रिलेशन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का। तो मैं आपका टेक्स्ट बुक चेक कर रहा था, तो उसमें तो उन्होंने डायरेक्टली यूज कर रखा है। मैं आपको रिलेशन यहाँ पे बता भी देता हूँ कैसा, आप एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर लेना, जैसा आपको बुक में दिया हुआ है। बुक में वो रिलेशन डायरेक्टली देके रखा है, TB रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक नोट भी लिखवा दूंगा कि आपको क्या करना है। फिलहाल देखो मैं आपको बस डिराइव करवा देता हूँ कि कैसे आया है। सी PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ये आप लोगों को पता है ना, और हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो हमने इसी तरीके से देखो यहाँ से आपको P और T में रिलेशन हमने ढूंढा था। यहाँ पे देखो P और T में रिलेशन ढूंढा था, क्योंकि हमें P और T में रिलेशन चाहिए। और यहाँ पे मुझे क्या है, रिलेशन दे के रखा हुआ है, वॉल्यूम का रिलेशन पहले से ही पता है V1 V2, और मुझे पूछा गया है टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, और इनिशियल टेम्परेचर हमें दे के रखा हुआ है। तो या मुझे यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए। इवन वॉल्यूम जो हमने वहां पे डिराइव किया है टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन, वो भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, ये जो आपके बुक में यूज किया हुआ है वो रिलेशन देख लेते हैं। हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए, इसका मतलब क्या, आपको P और V में रिलेशन है और V और T में रिलेशन चाहिए, तो आपको P हटाना है यहाँ से। तो आप क्या करो, P इज इक्वल टू nRT बाई V हो जाएगा। यहाँ से इसको उठा के, इस वाले P का वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो P की जगह पे क्या आ जाएगा, nRT बाई V, nRT बाई V, और यहाँ पे आपका क्या है, V रेज टू गामा, ओके, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ पे nr तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ मिलके कांस्टेंट हो जाएगा, और ये t रहेगा, और ये v रेज टू गामा, यहाँ पे 1 ऊपर जाएगा तो गामा माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये TV रेज टू गामा माइनस 1 एक और इक्वेशन आपके पास आ गया।
तो टी रेज टू गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब T1 V1 रेज टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पे T2 फाइनल टेम्परेचर, तो T2 विल बी इक्वल टू T1 V1 रेज टू गामा माइनस वन अपॉन V2 रेज टू गामा माइनस वन हो जाएगा। सो T1 V1 अपॉन V2 रेज टू गामा माइनस वन। देखो ये न्यूमेरिकल अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है तो आप प्लीज़ इसको स्किप कर सकते हो, और आगे के जो छोटे मोटे सिंपल न्यूमेरिकल्स है आप वो ट्राई करो। इसके चक्कर में बाकी आगे के न्यूमेरिकल्स खराब नहीं करने हैं, जितने सिंपल और आपको जल्दी में समझ में आए जो भी आपका आ रहा है न्यूमेरिकल्स वो आप डेफिनेटली कर लो। जो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, आप उसको स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका T2 इज इक्वल टू T1, ये आपका रिलेशन आ गया। बस आप वैल्यूज डाल दो। T1 तो हमें पता ही है, T2 इज इक्वल टू T1 का वैल्यू क्या है बताओ, T1 इज 300 केल्विन, तो यहां पे आपको T1 का वैल्यू 300 लिख देना है, और V1 अपॉन V2 रेज टू गामा माइनस वन। V1 अपॉन V2 हमको पहले से ही पता है कि 15 है, और गामा का वैल्यू 1.4 है, तो 15 यहाँ पे 15 आ जाएगा और 1.4 माइनस वन आ जाएगा, 1.4 माइनस वन, सो दैट इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाय 15 रेज टू 0.4। अब 15 रेज टू 0.4 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इस केस में 15 रेज टू 0.4, मुझे यहाँ पे देख लेने दो क्या आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। 15 रेज टू 0.4 2.954 आ रहा है, और इसको अगर आप 300 से मल्टीप्लाई करते हो तो 886.2 आ जा रहा है, 886.2 केल्विन में आएगा आंसर आपका। एग्जाम में आप केल्विन में छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करना ही है तो आपको पता है कि 886.2 आपको 273 माइनस करना होगा। केल्विन में जाने के लिए प्लस करना होता है, डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए आपको माइनस करना होता है। तो 886.2 माइनस 273 अगर आप करते हो तो 613.2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो या तो आपका ये आंसर आप लिख सकते हो या ये भी छोड़ सकते हो, मेरे हिसाब से चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको आंसर डिग्री सेल्सियस में ही चाहिए, तो आप केल्विन में आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि केल्विन ऐसा यूनिट है आपका। तो 886 61.1, ये 8000 नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 0.1 यहाँ पे आएगा, तो 613 डिग्री सेल्सियस है अपना, 613.2 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बच्चों। फाइनली अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ वुड योर आंसर्स चेंज इफ द प्रोसेस वेर आइसोथर्मल। अच्छा, इसके जाने से पहले, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो आपके पास अगर आपका कोई भी प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आपको थियरी में तो इन्होंने दिया नहीं था, लेकिन देखो न्यूमेरिकल में तीनों इक्वेशन इन्होंने लिख दिया। 3 इक्वेशन आपके होते हैं, एक तो PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक इक्वेशन है। अब ये लिख रहे हैं, उसका मतलब P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा। दूसरा आपका हमने यहां पे डिराइव किया TV रेज टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और तीसरा हम लोगों ने जो इक्वेशन डिराइव किया था यहां पे P रेज टू 1 माइनस गामा T रेज टू गामा, P रेज टू 1 माइनस गामा T रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तीनों इक्वेशन अगर आपको पूछा जाए तो ये तीनों इक्वेशन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल में आपको, क्योंकि इन्होंने भी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली सॉल्व एग्जांपल में इसको यूज किया है, तो आप इसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको डिराइव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये दोनों इक्वेशन आपको जहां कहीं भी न्यूमेरिकल में लगा वहां डिराइव किया हुआ है, तो आपको चीजें समझ में आए, लेकिन आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो, ठीक है। और देखो ज्यादातर इतना कॉम्प्लिकेटेड और ये चीजें थोड़ी सी बाहर की हो जाती है क्योंकि आपको थियोरेटिकल पार्ट में कराया नहीं गया है, तो शायद वो ये क्वेश्चन जो है ना इन टॉपिक्स पे ना पूछे या इन इक्वेशंस पे ना पूछे। हाँ, इस पे जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये वाला यूज मतलब थियरी में आपको बताया गया है, ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल में बताया गया है और डेरिवेशन भी इसका कुछ है ही नहीं, तो शायद मेरे हिसाब से ये इस पर क्वेश्चन ना डाले, लेकिन मैंने आपको सारा करवा दिया है। इनकेस अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी ना छूटे तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो भाई आपका इंपॉर्टेंट चीज था, मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान में रखना कि आप 3 इक्वेशंस हमने न्यूमेरिकल में यूज किए हुए हैं
और इसको डिराइव ही कर दिया है, लेकिन आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, हाउ वुड योर आंसर्स चेंज इफ द प्रोसेस वेर आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल है, इसका मतलब फाइनल प्रेशर, वर्क डन और फाइनल टेम्परेचर। देखो फाइनल टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो हमको बस क्या निकालना है यहाँ पे, फाइनल प्रेशर निकालना है और वर्क डन निकालना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फाइनल प्रेशर कैसे निकलेगा ये। तो आपका फोर्थ आंसर जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोसेस इज आइसोथर्मल। प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब होता है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पहला केस, आपका जो पहला केस था वो क्या था, क्या निकालना था आपको, यहाँ पे फाइनल प्रेशर निकालना था। तो फाइनल प्रेशर निकालना है तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो PV इज इक्वल टू NRT होता है, NRT विच इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि आपका T कॉन्स्टेंट है तो ये पूरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और अगर PV कॉन्स्टेंट है तो P1V1 विल बी इक्वल टू P2V2। तो आपको P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, आपको P2 ढूंढना है, मतलब V1 V2 का रेशियो दिया हुआ है। तो आपका P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P1 इंटू V1 अपॉन V2। अब P1 का वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ दिया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेते हैं। P1 का वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ दिया हुआ है, और P2 का V1 अपॉन V2 आपको 15 दिया हुआ है। तो V1 अपॉन V2 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये आपको 15 दिया हुआ है। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 0.1 कितना होगा बताओ। ये तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई, मैं यूज़ करूँगा कैलकुलेटर। 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.01, 15.15 15.15 इंटू 10⁵ पास्कल, या एक डेसिमल यहाँ कर दोगे 1.515, तो इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका 10⁶ पास्कल। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो 1.01 इंटू 10⁵ जो होता है वो एटमॉस्फेयर होता है, तो इसको आप 15 एटमॉस्फेयर लिख सकते हो, वही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप पास्कल में आंसर छोड़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप अगर पास्कल में आंसर छोड़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो ऐसा यूनिट है हमारा। तो 1.515 इंटू 10⁶ पास्कल हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या था, हमको वर्क डन ढूंढना था। तो वर्क डन आपका क्या होगा इस केस में बताओ। वेल देखो यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल टू, डेल्टा U का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो आपका वर्क, अच्छा वर्क डन एक काम करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है NRT/ln। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, NRT/ln V2 अपॉन V1, ये आपका फॉर्मूला होता है, या P1 अपॉन P2 आपका फॉर्मूला होता है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स देख रहे हो ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर। तो एक काम करो, पहले नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा बताओ। देखो अगर आप इनिशियल कंडीशन देखोगे तो P1V1 इज इक्वल टू NRT1 हो जाएगा। तो आप एक काम करो, NR का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से ढूंढ लो, नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत नहीं, सीधा NR का वैल्यू ढूंढ लो। NR का वैल्यू क्या आएगा बताओ, P1V1 अपॉन T1, P1V1 अपॉन T1। तो P1V1 अपॉन T1 देख लो कितना है, P1 इज 1.01 इंटू 10⁵, T1 300 है, और V1 आपका 10⁻³ है। तो P1 का वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ है, P1 का वैल्यू 10⁻³ है, और T1 का वैल्यू आपका 300 है। तो इसको आप सॉल्व कर लो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 101 अपॉन 300 हो जाएगा, 101 डिवाइडेड बाय 300, एंड दैट विल गिव यू 0.336, 0.3367 कर लेते हैं। आपका NR का वैल्यू आ गया, यहाँ पे NR का वैल्यू फिक्स कर लो। अब उसके बाद वर्क डन पे चलते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में, सॉरी एडियाबैटिक नहीं, अब तो ये आइसोथर्मल हो गया है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो NRT/ln V2 अपॉन V1 होता है। अब देखो ln नेचुरल लॉगरिथम है, तो ये याद रखना कि हम जब लॉग करेंगे टेबल, लॉग टेबल का यूज जब करेंगे तो वहां पे नेचुरल लॉगरिथम लॉग टेबल में नहीं होता, वहां पे log टू द बेस 10 होता है। तो आपको हमेशा इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है। अब नेचुरल लॉगरिथम को जब आप log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हो
तो 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2.303 log V2 अपॉन V1। अब ये वाला log जो है आप बुक से देख सकते हो, ln वाला log जो है आपके log बुक से आप नहीं देख सकते हो, तो याद रखना ln को log में कन्वर्ट करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बताओ क्या होगा। nr का वैल्यू आप यहां से ले लो 0.3367, और टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर है वही रहने वाला है। तो इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना था, 300 केल्विन था। इनिशियल टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो यही आपका टेम्परेचर होगा 300 केल्विन, और T का वैल्यू 300 केल्विन हमारे पास, 300 केल्विन, जो इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है वही होगा। और क्या होगा, 2.303 यहाँ पे आप देख सकते हो 2.303, और log यहाँ पे V2 अपॉन V1 हमें पता है 1/15 है, तो ये 1/15 हो जाएगा। V2 अपॉन V1 1/15, V1 देखो V1 अपॉन V2 15 है, तो V2 अपॉन V1 1/15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैसा दिक्कत है कि इसको पहले काम करते मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 2.303, तो ये 232.63 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे log जो है, log के अंदर का वैल्यू 1 से छोटा है, तो क्योंकि आप यहाँ पे पूरा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, सिर्फ log इन्वॉल्व है, इसमें एंटी लॉग आपको नहीं लेना है, कैलकुलेशन में सिर्फ log इन्वॉल्व है। तो जब अंदर का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बार की वजह से। ऐसे केस में आपको क्या करना है, log की प्रॉपर्टी यूज करनी है। log a अपॉन b जो होता है वो होता है log a माइनस log b, log a माइनस log b। तो log 1 अपॉन 15 क्या हो जाएगा, log 1 माइनस log 15। तो ये log टू द बेस 10 है एक्चुअली में। log 1 चाहे कोई भी बेस रहे, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 आता है, और 15 का कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट, ये आपको log से सॉल्व करना है। तो 15 का 0 मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 1761 होता है, 1761 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 232.63 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1.1761, और ये वैल्यू आपको दे देगा 232.63 मल्टीप्लाइड बाय 1.1761, दैट इज 273 पॉइंट, सही है ना, 232.63 मल्टीप्लाइड बाय 1.1761, 273, एक सेकेंड यार, 273.6, इनफैक्ट ये माइनस 273.6 आ जाएगा जूल, और ये आपका वर्क डन हो गया। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस आपका खत्म। अच्छा, फाइनली आपका टेम्परेचर पूछा था, फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर तो 300 केल्विन ही रहेगा, क्योंकि आपका ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपका डी, टेम्परेचर 300 केल्विन। तो एक लंबा चौड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। ये सॉल्व एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक का, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन दे देंगे सॉल्व करने के लिए। ऑब्वियसली बात है कि आपका 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के अगर न्यूमेरिकल आते हैं और 1 मार्क का न्यूमेरिकल आता है, तो इसमें से कोई एक हिस्सा निकाल के पूछ सकते हैं, और कुछ नहीं, समझे। तो चलो फाइनली इस क्वेश्चन का भी हुआ दी एंड। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब शायद क्वेश्चन सिंपल होंगे आपके। एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल इज 75%। देखो एफिशिएंसी अगर दिया हो परसेंटेज में, तो ध्यान रहे हमेशा उसको 100 से डिवाइड करो। अगर परसेंटेज में दिया है तो 75 अपॉन 100 क्या हो जाएगा, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 3/4। आगे बढ़े। इफ टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वॉयर इज 727 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वॉयर 727, टेम्परेचर केल्विन में लेना है तो 273 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 800 900 1000 केल्विन। ओके, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वॉयर, आपको टीसी चाहिए, तो ठीक है, कार्नोट साइकिल है ना, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस TC/TH। ध्यान रहे परसेंटेज में हो तब 100 से डिवाइड करना है, परसेंटेज में ना हो, वैल्यू अगर ईटा का एफिशिएंसी का 1 से कम हो तो डायरेक्टली यूज कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ये वाला वैल्यू यूज करना है 3/4। 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन 1000। तो TC अपॉन 1000 जो होगा यहाँ आ जाएगा, ये वहां चला जाएगा, 1 माइनस 3/4।
तो TC अपॉन 1000 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4। तो TC विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 4। 1000 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब क्या होता है 425 250 केल्विन। अब 250 केल्विन है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में आंसर चाहिए तो ठीक है 250 केल्विन में आप छोड़ सकते हो, पर ठीक है अगर आपको डिग्री सेल्सियस में आंसर चाहिए तो 250 माइनस 273 आपको करना पड़ेगा एंड दैट इज इक्वल टू -23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो केल्विन में 250 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में -23 डिग्री सेल्सियस। अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 केल्विन and 300 Kelvin. Calculate its coefficient of performance. कार्नोट रेफ्रिजरेटर बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है TC अपॉन TH माइनस TC। तो यहाँ पे 250 केल्विन छोटा है मतलब कोल्ड रिजर्वॉयर है, 300 केल्विन का वैल्यू ज्यादा है मतलब ये हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर है। तो बस यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 250 हो जाएगा, तो 250 डिवाइडेड बाय 50 0 0, तो ये आपका आंसर 5 आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ कार्नोट इंजन रिसीव्स 2 किलोजूल ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वॉयर एट 500 केल्विन। 500 केल्विन जिससे रिसीव कर रहा है वो हीट हमेशा हॉट रिजर्वॉयर से रिसीव किया जाता है, तो इसका मतलब 500 केल्विन हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर है। और कितना हीट रिसीव कर रहा है, जो भी हीट वो रिसीव करेगा वो QH लिखा जाता है हॉट रिजर्वॉयर से। तो हॉट रिजर्वॉयर से जो हीट रिसीव करता है इंजन तो वो QH होता है, दैट इज 2.0 किलो जूल। इसको आप लिख सकते हो 2.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जूल। आगे बढ़ो। डज सम वर्क एंड रिजेक्ट सम हीट टू अ रिजर्वॉयर एट 350 केल्विन। रिजेक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब ये कोल्ड रिजर्वॉयर है और उसका टेम्परेचर 350 केल्विन है। सवाल क्या है भाई, हाउ मच वर्क डज इट डू। तो वर्क कितना करता है, तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या है आपका बताओ। अब इसमें दिक्कत ये है, वर्क के लिए हमको QH तो चाहिए भाई, तो आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज कर लो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस TC/TH, एक तो ये फॉर्मूला होता है, और एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन हीट इनपुट। वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, तो दोनों को अगर आप मिला दोगे सो देयरफॉर इसको इक्वेशन 1 लिख लो, इसको इक्वेशन 2 लिख लो। फ्रॉम 1 and 2 W अपॉन QH विल बी इक्वल टू 1 माइनस TC/TH, 1 माइनस TC/TH। तो आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन अपॉन QH का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1 माइनस TC का वैल्यू कितना है 350, TH का वैल्यू 500, तो 350 डिवाइडेड बाय 500। सो W अपॉन 2000, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, W अपॉन 2000 इज इक्वल टू 500 माइनस 350 150 हो जाएगा, तो 150 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा आपका 500। तो ये एक तो जीरो गया, एक जीरो यहाँ से गया, 5 1 जा 5 3 जा, और आपका वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 जूल आ जाएगा। ये 200 वहां जाके 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 600 जूल। तो आपका हाउ मच वर्क डज इट डू, तो कितना हो जाएगा आपका 600 जूल। आई थिंक ये यहां वहां टाइप हो चुका है, तो इसका आंसर 600 जूल, ये फर्स्ट वाले का आंसर है, सेकंड वाले का नहीं। हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड, मतलब QC का वैल्यू पूछा गया है, हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड QC का वैल्यू। तो अब देखो आपको पता है कि हीट इंजन की अगर मैं बात करूं, यहां पे बना देता हूं, तो ये हॉट रिजर्वॉयर है, यहाँ पे कोल्ड रिजर्वॉयर होता है, यहाँ से QH अमाउंट ऑफ हीट आता है, W वर्क डन होता है, अब बचा हुआ हीट QC अमाउंट ऑफ हीट चला जाता है कोल्ड रिजर्वॉयर में। तो QH में से जब W निकलता है, QH में से जब W निकलता है तो वही आपका QC बच जाता है। तो QC का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, QH माइनस W। अब QH कितना है बताओ, 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³, और W कितना हुआ है 600 हुआ है। तो आपका QC का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 2000 माइनस 600, 2000 माइनस 600
एंड दैट इज इक्वल टू 1400 जूल। तो 1400 जूल आपका QC हो जाएगा। अब क्योंकि हीट बाहर निकल रहा है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव डाल के रखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के केस में हम लोग साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करते, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं। तो आप 1400 जूल लिख के छोड़ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंसर यहाँ पे अदला बदली हो चुका है, तो ये सेकंड का आंसर आपका आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ से चालू किया। यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये सर आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो आप निकाल सकते हो ना, एफिशिएंसी का दो फॉर्मूला है, आप दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है। वर्क डन अपॉन हीट इनपुट। वर्क डन कितना किया गया है 600। हीट इनपुट कितना है यहाँ पे 2 × 10⁻3। 2 × 10⁻3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 600 डिवाइडेड बाई 2000 हो जाएगा। 0 0 0 0 गया। 6/20 कितना होगा बताओ। 6/20, 6 डिवाइडेड बाई 20 विल गिव यू 0.3। तो 0.3 आ गया एफिशिएंसी का वैल्यू 0.3 आ गया। 0.3 नंबर में आया। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 30%। नहीं तो आप 0.3 पर आंसर छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लास्ट केस क्या है, इज देयर एनी सिंपल वे टू कैलकुलेट एफिशिएंसी। अब ये क्वेश्चन तो आप यहाँ पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल वे क्या है, यही एक फॉर्मूला है आपका, या तो ये फॉर्मूला है या फिर 1 - Tc/Th, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। दो ही फॉर्मूला है, दोनों में से एक फॉर्मूला में आपका आंसर आ जाएगा और 30% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ गैस इज क्लोज, गैस इज ईजा नहीं आएगा, शायद इना आएगा। गैस इन अ क्लोज कंटेनर। ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन था, तो हो सकता है एक मार्क के लिए पूछ ले, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज हीटेड विथ 10 जूल ऑफ एनर्जी। उसे हीट किया जा रहा है, मतलब सिस्टम को हीट मिला है 10 जूल का। कॉजिंग द लिड ऑफ द कंटेनर टू राइज 2 मीटर अबव। तो कंटेनर का जो लिड है, गैस कंटेनर का लिड, वो 2 मीटर ऊपर चला गया। 2 मीटर ऊपर चला गया, मतलब गैस आपका एक्सपांड हुआ है। जब इसे हीट किया गया तो गैस आपका एक्सपांड हो गया। अगर गैस एक्सपांड हो रहा है तो गैस खुद वर्क कर रहा है, और गैस खुद वर्क कर रहा है तो आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है और एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव आता है। चलो ठीक है। और उसके बाद फिर कंटेनर राइज 2 मीटर विथ 3 न्यूटन फोर्स। अब देखो फोर्स यहाँ पे 3 न्यूटन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ, तो आप यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क डन वैसे तो पॉजिटिव होगा, मैंने बता दिया आपको, और वर्क डन आप कैलकुलेट करोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लग रहा है यहाँ पे कितना 3 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 2 हो रहा है, मतलब 6 जूल का वर्क डन हुआ है। ठीक है, वर्क डन हमारे पास है, हीट हमारे पास है। व्हाट इज द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज अगर निकालना है तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W होता है। Q का वैल्यू आपका यहाँ पे 10 है, W का वैल्यू यहाँ पे 6 है, इसका मतलब 4 जूल का इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ है आपका। ठीक है, और ये 4 जूल पॉजिटिव में होगा, दैट इज ऑप्शन बी। तो फाइनली बच्चों आपका थर्मोडायनेमिक्स के भी न्यूमेरिकल्स होते हैं सारे खत्म, राइट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।